नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ अब आ चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का स्वागत, विजय त्रिवेदी जी का बहुत स्वागत है, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सर मोस्ट वेलकम आपको, और समीर चौगांवकर साहब, सर बहुत स्वागत आपका भी। आज व्यूअर्स देखिए, खास बात यह है कि हरियाणा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान पूरा हो जाएगा और उसके बाद कल हम आपको एक इशारा देने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में हो क्या रहा है। लेकिन आज दावे हैं सारे नेताओं के, एक से बढ़कर एक दावे। बीजेपी, कांग्रेस, जो जजपा है, दुष्यंत चौटाला की इनेलो है, अभय चौटाला की, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री आवास में गृह प्रवेश तो वही करेंगे। वोटिंग का जहां तक सवाल है, वोटिंग ठीक चल रही है। अभी तक 30% के करीब मतदान हो चुका है। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के इस इलेक्शन में लगभग 68-69% वोट पड़ा था और इस बार कोई ऐसी वजह दिखाई नहीं दे रही कि वो आंकड़ा बीट ना हो या उससे ज्यादा मतदान ना हो। अब आज जो दावे हुए उनके बारे में मैं आपको बता दूं। दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है। एक फर्क है, कांग्रेस पार्टी जहां चाहती है कि मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भाजपा हो, वहीं बीजेपी की पूरी उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि जितनी इसमें छोटी पार्टियां हैं और निर्दलीय, उनका सिक्का कहीं कहीं चलता जाए। अगर ऐसा होगा तो उसके चांसेस सत्ता में तीसरी बार लौटने के और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा शाम तक कांग्रेस का गुब्बारा फूट जाएगा, आप देखते रहिए। इसके अलावा खट्टर साहब, जो 9-9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हमने 2014 में जितनी सीटें मिली थी 47 सीटें, उससे ज्यादा सीटें हम लेकर के आएंगे। इस बार 50 से नीचे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहने वाली है। अब इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत कैंडिडेट बनाने का सिलसिला। इसमें सबसे आगे हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल विज। ये होम मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार नाराज हैं। जब सैनी मंत्रिमंडल मिला तो इन्होंने मंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, भगवान की मर्जी हुई, तो आपसे अगली मुलाकात अब सीएम आवास में करेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, उन्होंने कहा विज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम इनको सीएम आवास में जरूर बुलाएंगे। और कुमारी शैलजा, ऐसा लग रहा है कुमारी शैलजा की नाराजगी भले ही दूर हुई हो ना हुई हो, लेकिन उनकी दावेदारी में कहीं कोई कमी नहीं है। वो कई बार इस पूरे चुनाव के बीच ये पेशकश कर चुकी हैं, पेशगोई कर चुकी हैं कि वो हरियाणा की सबसे मजबूत कांग्रेस लीडर हैं। दलित समुदाय उनके पीछे खड़ा हुआ है और इस नाते उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। अब वो ये कह रही है कि हमारा पॉलिटिकल वेट तो इतना ज्यादा है कि हम कतार में सबसे आगे हैं, बाकी जो हाईकमान तय करेगा वो सबको मंजूर होगा। आइए सुन लेते हैं जरा नेताओं के दावे, उसके बाद आपको बताएंगे इस हरियाणा के इलेक्शन में क्या चला और क्या नहीं। दोनों हवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे? आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई है। शाम को बता दूंगा आपको साथी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था, उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। परेशानी कुछ नहीं है, ये हाईकमांड का फैसला होता है। परेशानी किसी को कोई नहीं है,
लेकिन ये फैसला हाईकमांड करेगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है, पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट, और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूँगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता। मैंने उस बात का जवाब दिया। पार्टी ने जो आदेश दिया, और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूं। उनकी पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे चंडीगढ़ में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा तो घर उनके लिए, विज साहब के लिए खुला ही रहेगा। उनको मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात उनसे करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अनिल विज जी को न्योता दे देंगे और उनसे बढ़िया मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री करेंगे। पिछली बार इनका दावा था 75 पार का, था कि नहीं था? 40 पे रुक गए थे कि नहीं? इस बार तो कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, आज सुबह मैं देख रहा था बयान कि हम मेजोरिटी से ऊपर चाहे एक सीट आएगी आ जाएगी। तो पिछली बार तो 75 पार 80 की बात चल रही थी और 40 पे रुक गए। इस बार तो 45-50 की बात ये खुद ही कह रहे हैं। देखिए, इन सारे बयानों में सबसे ज्यादा सीधा, सपाट, स्पष्ट सिद्धू साहब की भाषा में खटाक टाइप बयान वो अनिल विज साहब का था। सबसे जूनियर आदमी सैनी साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं सबसे सीनियर कोई नहीं, क्यों नहीं बन सकता। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जितने भी समर्थक ये सारे दावे सुन रहे होंगे, उनको बीजेपी की सरकार आने की संभावना सबसे ज्यादा विज साहब के बयान से ही दिखाई दे रही होगी। ये आज भी, मतदान के दिन भी, उनका फोकस सीधे सीधे सीएम की कुर्सी पर है। आज तो नेता कहता है भाई जीत जाए, किसी तरीके से सरकार आ जाए हमारी, वो अभी भी कह रहा है मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं हरियाणा की तकदीर बदल कर रख दूंगा। अब पहले आ जाएं 47 सीटें 46 सीटें जितनी भी, उसके बाद फिर देखते हैं विज साहब की किस्मत में क्या लिखा है। और जो दूसरी बात अभी आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे, उसमें भी कुछ दम है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 पार 65 पार 70 पार क्यों नहीं कह रही। वो कह रही है कि बहुमत से एक ज्यादा आ जाएगा, सरकार हम बना लेंगे। तो उनको भी इस बात का तो इल्म है कि 10 साल सत्ता में रह चुके हैं, 10 साल का एक बैगेज है साथ में, एंटी इनकम्बेंसी साथ में है। चलिए, खैर अब मेहमानों से पूछ लेते हैं। सर, कोई रात भर में कोई उलटफेर कोई आपको मिला हो, कोई और जनता का इशारा? चलिए सर, आपने जो है जनता का इशारा पूछा तो पहले अपना इशारा तो कर लिया जाए है। लेकिन यहाँ ऐसा इशारा नहीं है जिसमें किसी राज को राज रखने की जरूरत हो। बिल्कुल नहीं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये तय हो गया कि आज बात सामने आएगी। बिल्कुल, आज आप भी विज साहब की तरह बिल्कुल डायरेक्ट। विज साहब तो जानते हैं कि अगर इस प्रकार से शायद साल भर पहले किए होते, उनको अफसोस इस बात का है कि ये काम हमको साल 1.5 साल पहले करना चाहिए था, और साल 1.5 साल पहले किए होते तो उसके कुछ परिणाम दिखाई देते। लेकिन एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता थे, इसलिए उन्होंने कभी बोला नहीं, मैसेज जरूर भेजा, और लंबे समय तक खट्टर साहब और इनके बीच द्वंद्व चलता रहा, किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, जो आपने कहा दीपेंद्र जी के हुड्डा में दम है, अगर आप ध्यान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में दोनों में पहले से थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी से काम किया है। जैसे ये जो लंबे समय से नारा था इतना पार, सेंटर से पूरा एक शोर पैदा करो, फिर मोदी जी तो अभी भी सारे पोस्टर में हैं,
लेकिन उस रंग से झोंक दो जैसे कर्नाटक के चुनाव में जानते हुए कि हम हार रहे हैं। मोदी जी ने सारी सभाएं की, सभी उन्होंने रोड शो किए और नारा वैसे ही रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक, फंडामेंटली स्ट्रेटेजिक अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये शायद आगे की कुछ सोच के किया होगा, मुझे इसका अभी स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन ये है कि ये तय होके हुआ है, इसीलिए आपको वो गूंज इस चुनाव में हरियाणा में नहीं दिख रही, कारपेट बॉम्बिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, नहीं दिख रही है। और उसका ये अर्थ नहीं है कि हरियाणा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी गंभीरता से, सेंटर ने ही अंत में मोर्चा संभाला है। जब वहां स्टेट का लगा कि कहते पपिछले करीब 2.5 से 3 हफ्तों में सेंटर ने कंप्लीट अपने हाथ में वो मोर्चा लिया है हरियाणा का, और उसके कारण स्थितियां बदली हैं। जो चीजें हम लोग पहले मान रहे थे कि 65-35 की लड़ाई है, वो तो आज भी नहीं दिख रही है, क्योंकि हरियाणा के छोटे छोटे हो सकता है 2000-3000 से भी परिणाम पलट सकता है वहां, लेकिन अब इलेक्शन वन साइडेड नहीं है। फर्स्ट, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लेके कुछ राज्यों में जब बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण था, वो हरियाणा में भी था, और इसके बावजूद अगर हरियाणा में बीजेपी फिर भी कांग्रेस से 3% ज्यादा वोट ले आके बराबर पर टिकी है, तो उसके बाद बीजेपी को उसको गिरना नहीं था, उसके बाद उसको उठाने की कोशिश करनी थी। अब 3 बातें हरियाणा में इस बीच में हुई हैं जो मैंने पहले भी कह चुका हूं। जो दलितों का वोट है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो हम सब लोग इसमें चर्चा कर रहे थे, जो एक दलितों के अंदर से जो एक एलिट दलित के विरुद्ध विद्रोह हुआ है, उसके बाद का ये पहला चुनाव है और उसका असर वहां दिख रहा है। जो डीएससी है, जो 20-20% दलितों में 11-11.5% है, उसके कई रैलियां हुए, कोई बता रहे 20 के आसपास रैलियां किया है, और सब ने कहा है कि भाई ये तो बीजेपी ही कर सकती है, इसलिए हमको तो बीजेपी के साथ एकजुट रहना चाहिए। ये वो जातियां हैं जिनको लगता है रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं मिला या कम मिला है, उसमें आया है, इनकी बड़ी उपवर्गीकरण के साथ है, उपवर्गीकरण के साथ है। और बीजेपी ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ तो शेड्यूल कास्ट आयोग का रिकमेंडेशन है, नायब सिंह सैनी आते ही हम पहले इसको लागू करें। ठीक है। सेकेंड जो बना है कि दूसरा जो चरण है दलितों का, जो कि करीब 9-9.5% है, वो वोट बट रहा है, क्योंकि शैलजा जी के कारण जो कुछ बयान आए हैं और जाति के नाम सूचक आए हैं, वो काफी चले हैं, और उसके कारण करीब जिले जिले में बहुत सारे दलित गए हैं, और दलित संगठन जो होते हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है, और कई जगह से बयान आया है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनकर, जो हरियाणा की भाषा होता है, हम लोग तो हुड्डा जी ही कहेंगे, गए हैं। थर्ड जो सिचुएशन हुआ है कि पिछड़ी जातियों में धीरे धीरे एक वर्ग में, जो कि उधर उस समय आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलित संविधान खत्म हो जाए के नाम पर दलित और ये दोनों गए थे, और उसमें से पीछे उसमें भी एक चर्निंग आई है बाद में कि भाई हमारा तो थोड़ा अच्छा या बुरा जो है बीजेपी नहीं हमारे साथ रही है, तो हम इतना खिलाफ क्यों जाए। उनकी भी सवाल ओबीसी में एक बराबर, खासकर सैनी को लेकर के, और सैनी के साथ जो और छोटी छोटी जातियां हैं, उन सब में भी एक चर्निंग आई है। ठीक है। चौथा जो सिचुएशन बना है, जो चारों तरफ इस समय मुस्लिम जिस ढंग से सड़कों पर आपको औरंगाबाद से लेके और वो उतर रहे हैं, आप जाएंगे तो कहीं कहीं उसके रिएक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में जो हुआ है, फलाने हुआ है, उन सब के रिएक्शन दिखाई दिए। पांचवी स्थिति कि अगर अभी कहीं एक साथी बता रहे थे कि कोई भी एक डोमिनेंट कास्ट अगर बहुत एग्रेसिव होता है किसी चुनाव में, तो उसकी समाज में प्रतिक्रिया होती है। तो वो हुआ है जाट लोगों में, जो इस बार से मुख्यमंत्री बनाना है, तो थोड़ा सा उसकी प्रतिक्रिया नन जाट में भी हुई है। ये मैं नहीं कहता हूं, ठीक है सर, बिल्कुल यूनाइट हुआ है। तो आपने कहा दलित वोट बाय एंड लार्ज बीजेपी की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। ओबीसी में भी जो चला गया था 24 के चुनाव में, वो कुछ वापस आ सकता है। तो ये अपने आप में बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस या हंग असेंबली, ज्यादा संभावना किसकी दिखती है आपको अभी? इस समय बीजेपी कांग्रेस को मैं अभी की स्थिति में तो 50-50 बताऊंगा। 50-50, हाँ। ऑलराइट। समीर जी, आपका एनालिसिस वोटिंग के दिन। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग पैटर्न बहुत अच्छा होने वाला है हरियाणा का। जिस हिसाब से शुरुआत से जो ट्रेंड चला आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि हरियाणा का अगर इतिहास पूरा आप देखेंगे तो 2014 में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी, 76%। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उस पैटर्न के पास वोटिंग पैटर्न जा सकता है, या वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है, जिस हिसाब से शुरुआत का ट्रेंड नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हरियाणा में सब लोग वोटिंग को लेकर उत्साह ले रहे हैं इस बार, और इस बार एक हरियाणा का परिणाम इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। देखिए, हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत मतलब हार जीत का अंतर बहुत कम वोट से होता है। अगर आप 2019 में देखेंगे तो 5000 के कम अंतर से हारने वाली 24 सीटें थी, और 2000 से कम अंतर से हारने वाली 10 सीटें थी, और 4 सीटें ऐसी थी जो 1000 से कम वोटों के अंतर से हारी थी।
तो बड़े जो छोटे खिलाड़ी है, जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल, वो जो कुछ निर्दलीय है, वो बड़ी भूमिका निभाते हैं इसके अंदर। तो इस बार वोटिंग का पैटर्न कैसे होने वाला, इस बार तो बहुत ज्यादा दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों में बगावत के उम्मीदवार ज्यादा इस बार चुनाव में उतरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार वोटिंग पैटर्न के साथ वोट कैसा हो रहा है ये भी बहुत काउंट होने वाला है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दलित वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष इंडिया गठबंधन में चला गया था बड़ा वर्ग, वो काफी हद तक लौटा है। लेकिन वो कितना लौटा है और उसके साथ जो बाकी जो जातियां हैं, क्या जाट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी स्तर से जुड़ रहा है या जाट का बड़ा वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है? और हरियाणा में तो कहते हैं कि 36 जातियों की सरकार, 36 जातियों बिरादरी का है, तो हर बिरादरी की अपनी अपनी भूमिका है। तो क्या सारी बिरादरियों को साधने में कौन सफल हो रहा है इस मामले में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं है इस बार चुनाव। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के पहले जो पिछड़ती हुई दिख रही थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, अमित शाह की रैली के बाद संगठन और संघ ने जिस हिसाब से वहां जबरन स्तर पर काम किया है, बहुत अच्छी वापसी भारतीय जनता पार्टी। 3 ऑप्शन आपको भी, बीजेपी, कांग्रेस या हंग असेंबली? नहीं, सरकार तो स्पष्ट बनेगी, मुझे लगता है हंग असेंबली नहीं बनेगी, सरकार स्पष्ट बनेगी, या तो भाजपा की या कांग्रेस की बनेगी। फिलहाल दोनों का पल्ला मुझे लग रहा है आज की तारीख में, जो कल रात तक था, बहुत अच्छी फाइट में भारतीय जनता पार्टी। कल तक आप कांग्रेस को एज दे रहे थे? बिल्कुल, लेकिन कल रात तक जो मैंने पता किया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी वहां पर अपनी जमीनी स्तर पर तैयारी की है। और ये बहुत अच्छी तैयारी की है कि 90 विधानसभा सीटों में अपने वोटर्स निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। अगर अपने वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी मतदान कराने अगर ले जाती है तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। फाइट दोनों में बहुत तगड़ी है। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब एक तो ये कि समीर जी जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक इसलिए माना जा सकता है कि विधानसभा छोटी है, तो जाहिर है कि इधर उधर का ही निर्णय होगा। पिछली बार भले 40 पे रह गई थी बीजेपी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला इस बार भी 2019 जैसा ही दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये 14 नहीं होने वाला है, जैसे 19 में हुआ था, 24 में भी लगभग वही होता हुआ दिख रहा है। 2-3 चीज़ें जो बहुत सीधे सीधे दिख रही हैं उसको देखना चाहिए। एक तो ये लगता है कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। जब से वो प्रचार चल रहा है, इतना किसी एक नेता का साक्षात्कार टीवी चैनलों पर, पॉडकास्ट पर, अखबारों में, इंटरनेट पर, राह चलते शैलजा जी, मतलब वो कहती हैं कि वो हुड्डा जी वाले प्रत्याशी हैं, हम वहां क्यों जाएंगे, तो वहां नहीं जाती प्रचार करने, लेकिन तैयार होकर बढ़िया अच्छे से आती हैं और एक बढ़िया पॉडकास्ट रिलीज करवा देती हैं। अब उसमें वो हंसते हुए कह देती कि अरे हमको तो बात ही नहीं है। फिर जब थोड़ा सा और बनने लगता है तो फिर आप कहती हैं कि अरे हमारे तो प्रत्याशी नहीं, तो हमको बुलाएंगे नहीं। फिर कोई कहता है कि राहुल गांधी ने हाथ मिलवा दिया है, तो कहते हैं कि अरे हाथ तो ठीक है लेकिन अब वो मिले नहीं, वो हुड्डा जी से कब मिले थे? अच्छा नहीं, हुड्डा जी नहीं, बाबरिया जी से भी नहीं मिले थे। हाँ। तो एक तरह से कहें पूरी जो बीजेपी की कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ होनी चाहिए वो शैलजा जी लीड कर रही, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? विनेश फोगाट इस चुनाव का एक बड़ा मसला है, उसको समझना चाहिए। अब वो ठीक है, जुलाना से वो जीतेंगे या हारेंगे वो तो अब आज तय हो रहा है, 8 तारीख को पता चलेगा। विनेश फोगाट ने जिस तरह के झूठ बोले चुनाव प्रचार के दौरान ही, लगातार पहले पीएम ने फोन नहीं किया, फोन करना चाहिए था, फिर कहा उन्होंने फोन किया, मैंने तो उठाया ही नहीं, इस तरह की बातें वो लगातार कहती रही। और उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे उनकी इसी बातचीत की वजह से शायद प्रतिक्रिया में एक हुआ, वो शायद नहीं होता, क्योंकि फोगट परिवार एक था। फोगट परिवार, विनेश फोगट और संगीता फोगट अलग हुई, बजरंग पुनिया अलग हुए, तो महावीर फोगट जो नहीं बोलते थे वो बोल पड़े। बबीता फोगट का बोलना अलग चीज है, लेकिन महावीर फोगट आज हरियाणा को आप चाहे जो कहें कि खेल में, खिलाड़ी में बड़े उस्ताद लोग हैं, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अगर यहां के दंगल का जिक्र है तो वो महावीर फोगट की वजह से है। फोगट साहब कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव से एक लहर कांग्रेस की हो गई है, आज मुकाबला बराबरी का है, एकदम टक्कर बराबर की हो गई। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने तय करके, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी इस बार पिछड़ गए, लेकिन राहुल गांधी जो संविधान आरक्षण दलित चिल्ला रहे थे, इस बार बीजेपी ने पूरे हरियाणा के चुनाव में दलितों को बताया तुम्हारा अपमान हो रहा है। ठीक है, तुम्हारी नेता को न टिकट मिलता है, न तुम्हारी नेता के प्रत्याशियों को टिकट मिलता है, न तुम्हारे लोगों को मंच पर जगह मिलती है, और जगह जगह गालियां दी जाती हैं, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। और तो और आज जब वोटिंग हो रही है तो सोनिया दुहन के साथ मंच पर हुई बदतमीजी, शैलजा कह रही हैं कि हां मुझे पता चला बदतमीजी हुई है।
शैलजा जी एंड दलित फैक्टर, मतलब ये कह रही हैं। और बीजेपी ने टेबल्स टर्न कर दिए हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। 24 में कांग्रेस ने उसके साथ किया था, मुझे प्रचार लगता में है BJP कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से इस पूरे अभियान को किया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस उस जो कहते हैं ना कि गुरूर घमंड में रह गई कि अब क्या होगा, 10 साल हो गए, अब तो सरकार आनी आनी। अच्छा, तो अब एक ऑप्शन तो आप खारिज कर चुके, आपने कहा क्लियर वर्डिक्ट होगी बीजेपी और कांग्रेस। नहीं लगता ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि 19 वाला चुनाव होगा, 19 वाला ही होगा। मतलब जो सबसे सिंगल बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होगी, बीजेपी वो 40 के आसपास होगी, और बाकी क्योंकि हम कितना भी खारिज कर रहे हैं, जैसे मुझे भी दिख रहा है कि एकदम स्प्लिट वर्डिक्ट है भाजपा कांग्रेस का, लेकिन ये जो पार्टियां ही कुछ तो कर रही होंगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपने कल कहा था भाजपा बनी, मुझे लगता है, आज मुझे भी, बिल्कुल आज भी आपको। सर विजय जी, बहुत विस्तार से अब चर्चा हुई, इस पर कुछ इतना बचा नहीं है इलेक्शन को लेकर। नहीं, सारी आपका, बात आपका एक कल आपने बिल्कुल क्लियर था, आपका स्टैंड था कि कांग्रेस आपको दिखती आगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी सबने बात कही कि बीजेपी ने ग्रो किया है, स्ट्रेंथ किया है, तो इसका मतलब पूरे चुनाव में बीजेपी पीछे रही है। बिल्कुल, एक बात तो ये तय हुई। दूसरी बात, ये चुनाव क्या हो रहा है, हरियाणा का चुनाव क्या है? हरियाणा का चुनाव विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में केवल 3 मुद्दे हैं, किसान है, पहलवान है और जवान है, और ये तीनों मुद्दे केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या इन तीनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया है जो चुनाव बदल जाए? तथ्यों पर बात है ना, कि उन्होंने क्या बदला है, क्या नहीं बदला, क्या किसानों के लिए कुछ बड़ा काम कर दिया गया है? जिस भी चीज़ को लेकर नाराजगी होगी उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। जवानों के बारे में जो अग्निवीर की योजना थी उसके बारे में कोई बड़ा बदलाव हुआ है, और पहलवान को लेकर जो भी नाराजगी थी क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ? यदि कुछ ऐसा हुआ है और वोटर को ऐसा लगता है तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के पास, जो मैं कई दिन से चर्चा कर रहा हूँ कि कांग्रेस अगर चुनाव को पीछे जाती है तो उसमें शैलजा जी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, कि शैलजा जी का जो दलित वोट बैंक है क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। शैलजा जी नाराज हैं, एक बात। दूसरा, वो इन्फ्लुएंस भी कर सकती है उनकी अपनी नाराजगी से, वोट घटा भी सकती है। बिल्कुल घटा सकती है। ओके, तो अब वो कितना होता है कितना नहीं होता, अशोक तंवर साहब का एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर मैं देखता हूँ। न तो उनके जाने से बीजेपी को कोई नुकसान हो रहा है और न कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा, खासतौर से इस चुनाव में कल मतलब जो आज वोटिंग हो रही है उसमें होने वाला है। आज की तारीख में हरियाणा में नंबर 1 सीएम कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा है। ओके, नंबर 2 कोई नहीं है। सैनी साहब नहीं, सैनी साहब तो है ही नहीं, बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी है, वो तो घोषित है कि वो बनेंगे अगर वो जीते तो अब नहीं, मतलब कैंडिडेट के तौर पर सीएम कैंडिडेट के लिए भूपेंद्र के लिए चुनाव हो रहा है, होंगे या नहीं होंगे। ओके, ठीक, ये मैं कह रहा हूँ उस दृष्टि से। तो अब वो कितना भूपेंद्र हुड्डा अपने जो 70, 75, 60 जो भी उनके एमएलएज हैं, कैंडिडेट हैं, उन पर कितना उनका दम लगा है, कितना नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये पूरा इलेक्शन कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर चल रहा है। कांग्रेस जीतेगी भी तो भी और हारेगी भी तो भी। इनिशिएटिव और नैरेटिव कांग्रेस का कंट्रोल नैरेटिव है। ओके, संविधान को लेकर तो ये पहले भी चर्चा हुई थी कि ये इस इलेक्शन में अब वो बात होगी नहीं, वो खत्म हो गई बात पहले ही कि संविधान आरक्षण और ये सब नहीं है। लेकिन बीजेपी ये इलेक्शन जीत भी जाए, बीजेपी के नैरेटिव से ये इलेक्शन नहीं जीत रही। अच्छा, फिर अब सर समय नहीं है इतना, लेकिन वही 3 ऑप्शन, बीजेपी, कांग्रेस, हंग असेंबली। नहीं, क्लियर कट मेजोरिटी वाली मतलब होगी। हंग असेंबली का मतलब हो सकता है 5-7 सीटों से कुछ इधर उधर हो जाए, और मैं हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि 2019 जैसा ही नतीजा होगा। तो 2019 में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। नहीं, मतलब 40 पर दोनों सीटें होगी, कांग्रेस मुझे अब भी आगे लगती है। कांग्रेस आगे लगती है। बहुत शॉर्ट प्लीज। सिर्फ एक लाइन ही, नैरेटिव अगर कांग्रेस के पास होता तो संविधान और आरक्षण राहुल गांधी के मुंह से सुनाई देता, नंबर 1। नंबर 2, ये जलेबी हो गया हरियाणा का चुनाव। जलेबी मानिए ना मानिए, मत बोलिए आप, जलेबी हो गया है। राहुल जी ने जलेबी पर ट्वीट किया है दोबारा। मैदे की नली में शीरा गया कैसे, शिवानी जी की कहानी में था, ये जानना चाहिए देश।